हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी तरफ से बहुत टाइम से एक डिमांड आ रही थी कि इन दोनों पर्टिकुलर पोस्ट यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और जेएसओ, इन दोनों पोस्ट के बारे में बात की जाए। इन दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पोस्ट में क्या कॉमन है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रमोशंस, पे स्केल और बहुत सारी चीज़ें इन दोनों पोस्ट के बारे में जो आप जानना चाहते हो। तो मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके इस वीडियो में डाल सकूं और आपको अवेयर कर सकूं, बिकॉज ये जो चीज़ें आपको बताने वाला हूं ये काम आएगी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे और फाइनली जब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहां आपको भरना होता है कि आपको कौन सी पोस्ट पहले चाहिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रेंड्स। तो कोशिश करना है पूरा वीडियो आप देखो। और उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट डालूंगा, इस तरह का वीडियो डालूंगा, तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही पोस्ट में कॉमन क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और जेएसओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इन दोनों पोस्ट को लेने के लिए आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 में एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है, पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का। ये जो पेपर होता है इसकी तैयारी आपको अलग से करना होती है, इसमें आपको अपीयर भी होना होता है और इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह करना होती है, बिकॉज आज के समय में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका कोर्स लॉन्च किया हुआ है। कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो कोर्स को और एनरोल करके एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड में आपको दे रहा हूँ। कोर्स में हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट और 12 यूनिट्स इस टोटल सब्जेक्ट में है, तो सारी की सारी हमने कंप्लीट करा दी है। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। हर एक यूनिट के आपको पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेंगे, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। और कल यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो भी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2019 वाला जो टीयर 2 है वो नवंबर में लगभग 1 महीना बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो कल से हम इसकी रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ाई करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कट ऑफ। जब आप इन दोनों पोस्ट के आप जाओगे तो इसमें आपको कट ऑफ ज़्यादा मिलता है, बिकॉज जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स का वो 200 नंबर का होता है। तो जो टीयर 2 में टोटल मार्क्स होते हैं उसमें 200 नंबर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट जो हमारे पास में एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट है, उसका जो कट ऑफ गया था वो आउट ऑफ 800 648 मार्क्स था, यानी कि 648 नंबर 800 में से। जबकि आपको किसी भी दूसरी पोस्ट की हम बात करें, टैक्स असिस्टेंट की बात करें, सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो गया था 525 600 में से। तो 525 में अगर 648 में से आप डिफरेंस निकालेंगे 525 का, तो ये होता है लगभग 123 मार्क्स। 123 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ रहे हैं अगर आपको जेएसओ वाली या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं कई बार फ्रेंड्स देखता हूँ वीडियोस में, यूट्यूब में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको जेएसओ वाली पोस्ट चाहिए तो आपको केवल जाके एग्जाम में बैठना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। केवल बैठने से आपको एग्जाम क्लियर नहीं होगी, आपको इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी, अच्छी खासी पढ़ाई करना पड़ेगी। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स मेरा ज्वाइन आप कर लो, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपके पास में कोई अच्छा स्टडी मटेरियल है, कोई बुक है या कोई आपको बताने वाला है, तो उससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसकी तैयारी अच्छे से करना और पढ़ाई अच्छे से करना। ओके, तो ये कॉमन चीज़ है कि पेपर आपको देना ही पड़ेगा और 2 पोस्ट आपको चाहिए। अब बात करते हैं दोनों पोस्ट की फ्रेंड्स पे स्केल की। पे स्केल जो है दोनों पोस्ट का बराबर है, यानी कि 4200 ग्रेड पे है। इसका मतलब लेवल 6 का मतलब क्या कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 35,400। अब फिलहाल 35,400 में आपका जो महंगाई भत्ता ऐड होता है वो है डीएनएस अलाउंस, वो कितना चल रहा है 21%। तो 7,434 रुपये आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग लेते हो तो 24% आपका हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है आपको, वो कितना होता है 24%। तो ये लगभग आपका 8,496 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा आपको 3600 आपका ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ये सब जोड़ जाड़ के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 55,000 रुपये के आसपास, 55,000 आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। इसके अलावा जो डिडक्शंस आपकी सैलरी में से होंगे, जैसे कि आपका जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आपका कटता है, इसके अलावा सीजीएचएस जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो पैसा आपका कटता है। तो ये डिडक्शन ऑन एन एवरेज मान लीजिए आपका 5,000 रुपये भी होता है, तो भी आपकी किसी भी हालत में इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी वो 50,000 तो होगी। मतलब कि आपके अकाउंट में 30 तारीख को 50,000 रुपये तो आना ही आना, अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है। तो ये भी अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है। और एनपीएस के बारे में आपको बता दूं, जो आपके मान लीजिए डिडक्शंस आपका 5,000 रुपये होता भी हर महीने, तो ये आपके एनपीएस के अकाउंट में जाते हैं। लेकिन आपके जो 5,000 जितना रुपये आपका डिडक्ट हो रहा है, उतने ही अमाउंट गवर्नमेंट भी मिलाती है आपके लिए। तो आपको जो पेंशन का जो अकाउंट बनेगा फ्रेंड्स, उसमें
5,000 रुपये नहीं, हर महीने आपके 10,000 रुपये ऐड होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, जो कि प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। पे स्केल जो है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 42 ग्रेड पे है। और दूसरी जो पोस्ट होती है जैसे टीए हो गई 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड से, उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आपको इस पोस्ट में मिलती है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जैसा आपको पता ही है कि जेएसओ वाली जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स है, और जो आपकी एसआई ग्रेड 2 है उसकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। तो इन दोनों में ये बुनियादी फर्क है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 2 चीज़ें आपको दी हुई है। एक चीज़ तो ये है कि अगर आपके 12th क्लास में मैथ्स में 60% मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी पूरे ग्रेजुएशन में, आपने जिस भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो, उस ग्रेजुएशन में आपका किसी भी एक पेपर, एक सब्जेक्ट जो है आपका वो स्टैटिस्टिक्स का होना ही चाहिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट बोला है, पेपर नहीं बोला। एग्जाम के अंदर अगर पेपर होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आपकी जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो। बट जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इस पोस्ट में थोड़ी अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर क्या मांगा है कि आपके 3 साल में स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, आप समझिए। मान लीजिए आप बीकॉम करते हो, बीकॉम में आपने फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ रहे हो, फिर सेकंड ईयर के अंदर भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, और थर्ड ईयर में भी आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हो। तो 3 साल तक जब स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे तो ही आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ना, एसआई ग्रेड 2, इसमें जो लोग एलिजिबल होंगे उनको एक एज, एक फायदा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बहुत कम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि 3 साल तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बच्चे जो जिनके पास में ये है वो, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और प्रोबेबली उनको इसका कट ऑफ भी बहुत कम देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलने वाला है, बिकॉज जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ 648 गया था, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, और ये बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो इसमें कंपटीशन आपको अच्छा खासा मिलने वाला है और आपको स्कोर भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका रहा एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी मुझसे कि आप मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छा स्कोर करते हैं, और पेपर 3 यानी कि स्टैटिस्टिक्स में आपका स्कोर नेगेटिव चला जाता है, किसी कारणवश मान लीजिए आप नेगेटिव स्कोर कर लेते हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट पेपर 1 और 2 पे पड़ेगा? तो ये मान लीजिए आपका पेपर 1 में क्वांट में आपके नंबर आते हैं 180, और इंग्लिश में भी आपके आते हैं 180, बट आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं -20, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते और -20 आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या आपके टोटल 360 -20 होंगे या आपके 360 ही रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि ये जो पेपर हो रहा है ना स्टैटिस्टिक्स वाला, ये जेएसओ की पोस्ट के लिए हो रहा है। तो इसके जो भी मार्क्स आएंगे ना, वो इंक्लूड आपके केवल स्टैटिस्टिक्स वाली, जेएसओ वाली या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के ही होगा। इसके मार्क्स का इन्फ्लुएंस आपका क्वांट और इंग्लिश पे नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कितने भी नेगेटिव मार्किंग लेकर आ जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बचते हैं इस पेपर में अपियर होने से, क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क्स आ जाए तो उसका इंपैक्ट हमारे क्वांट पर इंग्लिश पे तो नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो बाकी की पोस्ट हैं उसमें केवल क्वांट और इंग्लिश के ही मार्क्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में या इवन जो आपका पेपर 4 है जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, उसमें भी अगर आपके नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके पेपर 1 और पेपर 2 पे नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना, ओके। अब फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। इन दोनों ही जॉब की प्रोफाइल कैसी, दोनों पर्टिकुलर पोस्ट है, इनमें आपको कैसा काम करना होगा। तो देखो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि दोनों का काम जो है ना, नेचर एक जैसा ही है। नेचर क्या है दोनों का? डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कंपाइलेशन और फाइनली इंडिकेटर्स निकालना। लेकिन इन दोनों की जो पेरेंट मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग है। क्या अलग है? देखिए, जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI। और उसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री वो कौन है? होम मिनिस्ट्री, मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो ये जो टेक्निकली बोले, आप SI की पोस्ट पे जब जाओगे SI ग्रेड 2 में, तो आपका जो पेरेंट मिनिस्ट्री होगी वो होगी केंद्रीय गृह मंत्रालय, मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आप एम्प्लॉय कहलाओगे। वही अगर आप JSO की बात करें तो JSO जो है वो आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में, जो डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय जो होता है केंद्र सरकार में, उसमें आता है। तो आपकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री होगी एज अ JSO वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस आपके इसमें है, जबकि काम के नेचर में कोई अंतर नहीं है। सेंसस जो होता है, RGI जो होता है वो सेंसस का काम करता है, और ये जो होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सैंपल सर्वे का काम करता है। सेंसस में क्या होता है, आपको हर एक यूनिट की इंफॉर्मेशन लेना पड़ती है। मतलब कि भारत की जो आबादी मान लीजिए 135 करोड़ से 135 करोड़ है, तो हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन
ली जाती है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है अलग अलग जगहों पे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सैंपल सर्वे होते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में सैंपल सर्वे होते हैं और सैंपल सर्वे से आप इंडिकेटर ड्रॉ करते हो या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आप उसको यूज़ करते हो। तो ये बुनियादी फ़र्क इन दोनों डिपार्टमेंट में है। हालांकि काम के नेचर में आपको कुछ खास अंतर देखने को मिलता नहीं है। जो काम जेएसओ करेगा वही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 करेगा। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि हो सकता है कि एसआई ग्रेड 2 में आपको शायद काम का बर्डन ज़्यादा मिले, बिकॉज अगले साल सेंसस होने वाला है 2021 में, और शायद यही रीज़न है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अभी कर रहा है इतनी बड़ी संख्या में। और क्योंकि सेंसस का काम होगा तो डेफिनेटली वर्कलोड भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये साल में 10 साल में एक बार होता है और आपको कंपाइलेशन खत्म करना होता है इस समय पे। तो हो सकता है इस समय इसमें काम का बर्डन ज़्यादा हो। जबकि काम का बर्डन अगर इसमें यहाँ पर देखें जेएसओ वाली पोस्ट में तो इतना नहीं होता। इतना काम आपको करना होता है कि आप काम करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों पोस्ट के अंदर है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशन अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं ग्रेड 1 तक पहुंचने में, जो कि गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। वही अगर आप जेएसओ की बात करें तो जेएसओ को भी लगभग इतना ही 6 से 7 साल लग जाते हैं एसएसओ बनने में, जो कि गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसके बाद आपको बहुत लंबा समय लगता है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचने के लिए, जो कि ग्रुप ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो वहां तक थोड़ा समय लगता है पहुंचने में। बट अगर आप फर्स्ट प्रमोशन लेते हो तो आपका जो ग्रेड पे वो बढ़ जाता है, 4600 ग्रेड पे हो जाता है। तो आपकी सैलरी में आपको लगभग 10 से 12 हज़ार का अंतर देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट प्रमोशन तो थोड़ा टाइमली हो जाता है, बट सेकंड प्रमोशन इन डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत लेट होता है, बिकॉज तो ग्रुप ए से आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस लेवल पे दोनों ही जो दोनों पोस्ट हैं उसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप ऊपर चले जाओ। हालांकि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को डालना चाहिए कि अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे या डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेसिस पे आपको जल्दी प्रमोशन मिले। बट ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि जो ग्रुप ए से ऑफिसर्स आते हैं वो नहीं चाहते कि आप जल्दी से नीचे वाले ऊपर उठ के आए। तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस रहता है। बट एनीवेज प्रमोशन ना भी हो फिर भी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, पे स्केल काफ़ी अच्छी है। और अगर मेरा सुझाव माने तो इन दोनों पोस्ट में अगर आप एफओडी मतलब कि फील्ड वाले जॉब को छोड़ करके अगर आप नॉन फील्ड वाले लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली तब जब आप कोई हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आप कोई अच्छी एग्जाम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी वापस करना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए अगर आपको समय चाहिए तो आपको ऑफिस जॉब करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बजाय कि आप फील्ड पे जाएं। बिकॉज जब फील्ड पे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्सर्शन ज़्यादा होता है। नो डाउट कि आपको फील्ड पे काफ़ी अच्छा अलाउंस मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फील्ड पे आपको पर डे 800 रुपये मिलता है खाने का, केवल खाना खाने का। उसके अलावा अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो 750 रुपये आपको मिलता है। और इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस 225 रुपये। तो ये अगर आप अप्रॉक्सीमेटली जोड़ भी लें तो 1800 रुपये पर डे हो रहा है। और आप मान लीजिए 10 दिन भी करते हैं फील्ड, तो आपके 18,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फील्ड करने के, जबकि 18,000 खर्च नहीं होते हैं। तो फील्ड पे नो डाउट कि आपको अलाउंस तो मिल जाता है, लेकिन और एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, आपको घूमने को मिलता है, आपको देश में अलग अलग कौन जगह जाने को मिलता है। तो आपको बहुत कुछ समझने को जानने को मिलेगा और एक अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। बट कहीं ना कहीं ना एक्सर्शन भी बॉडी में हो जाता है। आप जब जगह जगह जाओगे घूमोगे तो आपकी बॉडी एक्सर्शन होता है और आप थक जाते हो, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अगर आपकी हायर एजुकेशन आप सोचते हो आपको कुछ और पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो मैं आपको मेरा ओपिनियन तो यही है कि आपको नॉन फील्ड वाली लेना चाहिए, ऑफिस जॉब ही लेना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स की आप तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स का लिंक मैंने दे दिया, आप एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड वहाँ मैंने लिखा हुआ है, उस कूपन कोड को आप अप्लाई करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। इस वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ तक इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।